एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं वंशस्थ छंद के बारे में। वंशस्थ एक प्रकार का समवृत्त है। एक प्रकार का समवृत्त है। समवृत्त किसे कहते हैं? जिसके चारों चरणों के वर्णों की संख्या समान हो। तो यह एक प्रकार का समवृत्त है और इसके एक चरण के वर्णों की संख्या है 12 है। अर्थात एक चरण में 12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल वर्ण हुए 48। तो कुल चरण हुए 4 और कुल वर्ण हुए 48। अर्थात चारों चरणों के वर्णों की संख्या 48 है और एक चरण के वर्णों की संख्या 12 है। इस प्रकार का यह एक समवृत्त है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौत वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौत वंशस्थम उदीरितम जरौ। तो वंशस्थम उदीरितम वंशस्थ कहा जाता है। कौन सा छंद वंशस्थ कहा जाता है? जतौत जगण तगण। जतौ का अर्थ है यहाँ जगण और तगण। जतौ ये द्विवचन है। द्विवचन होने के कारण इसका अर्थ हुआ जगण और तगण। दो वर्ण होने के कारण इसको द्विवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया यहाँ। तो जतौ का अर्थ हो गया जय और तय अर्थात जगण और तगण। तु का अर्थ होता तो। जगण और तगण तो हो, उसके साथ साथ क्या हो? जरौ। जरौ का अर्थ है जगण और रगण। तो जगण तगण जगण और रगण ये क्रम जहाँ हो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। और ये 12 वर्ण भी आपको लक्षण से पता चल जाएगा। तो जगण में के 3 वर्ण 3 3 और 3, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 12 है। तो एक चरण के वर्णों की संख्या कितनी है? 12 है। चारों चरणों के वर्णों की संख्या हो जाएगी 48। यह एक प्रकार का समवृत्त है। तो वंशस्थ छंद के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले इसको आप लक्षण लिखेंगे। लक्षण को आप अवश्य याद करें क्योंकि लक्षण पे ही सारी बातें टिकी हुई हैं। अगर आपको लक्षण याद है तो आप अच्छे से उदाहरण को समझ पाएंगे। तो लक्षण है इसका जतौत वंशस्थम उदीरितम जरौ। वह वंशस्थ छंद कहलाता है। यह वंशस्थ छंद उसे कहा जाता है जिसका क्रम जगण तगण जगण और रगण के रूप में हो। या जगण तगण जगण और रगण इस क्रम में जो वृत्त हो, जो छंद हो, वो वंशस्थ छंद होता है। तो हिंदी में इसकी पहचान हो गई। जिस छंद में क्रमशः जगण तगण जगण और रगण मिले वो वंशस्थ छंद होगा। और वंशस्थ छंद के एक चरण के वर्णों की संख्या 12 है और कुल वर्ण होंगे इसमें 48। यह एक प्रकार का समवृत्त है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण है इसका असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। इसके एक चरण पे मैंने गण बनाए हैं। आप चारों चरणों पे गण बना के अवश्य देखें। तो इसका पहला चरण है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा। अब इसमें हमारे वर्ण 12 होने चाहिए और क्रम क्या होना चाहिए? जगण तगण जगण और रगण ये क्रम होना चाहिए। तो आइए इस पे गण बनाते हैं। असंशयम है। असंशयम में ए क्या है? लघु है। ए क्या है? लघु। संशयम जो सन है वो गुरु है क्योंकि अनुस्वार युक्त वर्ण है वो। उसके बाद है श लघु है। यम भी गुरु है। फिर क्षत्र। क्षत्र यहाँ लघु होने के बावजूद भी गुरु माना गया है। नहीं, गुरु ही है, लघु नहीं है। क्षत्र क्ष गुरु है क्योंकि उसके बाद त्र में त और रे का संयोग है। तो संयुक्त अक्षर से पहले अक्षर गुरु है, इसलिए यहाँ क्ष क्या है? गुरु है। त्र लघु है। परिग्रह में प लघु है। रि गुरु है। रि गुरु क्यों है? क्योंकि उसके बाद ग्रह में ग आधा है और ग्रह लघु है गुरु है। है गुरु क्यों है? क्योंकि उसके बाद क्ष है। क्ष में भी संयुक्त अक्षर है। क्ष जो है वो संयुक्त अक्षर है। क और श का संयोग है यहाँ, तो है गुरु हो गया। क्ष लघु है और माँ गुरु है। अब इनको गणों में बांट देंगे हम। तो 4 गण बने अर्थात 12 वर्ण हुए। ये शर्त हमारी ठीक है। तब देखते हैं जो मध्य गुरु है। मध्य गुरु कौन सा गण होता है? मध्य गुरु होता है जगण, जभान। तो ये जगण हो गया। उसके बाद है अंत लघु। अंत लघु होता है तगण, जैसे ता रा जय, तो ये तगण हो गया। उसके बाद फिर मध्य गुरु है, तो मध्य गुरु कौन सा हो गया? जगन हो गया। उसके बाद है हमारा फिर
मध्य लघु, मध्य लघु है हमारा रगण, जैसे राज भा, तो ये हो गया हमारा रगण। तो ज त ज और र, ये क्रम जहाँ होगा वहाँ वंशस्थ छंद होगा। आइए एक बार वंशस्थ छंद को फिर से देखते हैं कि वंशस्थ छंद में 12 वर्ण होते हैं एक चरण में। जिस छंद के एक चरण में 12 वर्ण होते हैं और चारों चरणों के वर्णों की संख्या 48 है, वह वंशस्थ छंद होता है। और जिस छंद में गणों का क्रम होता है जगण, तगण, जगन और रगण, या कहें जगण, तगण, जगन और रगण, जहाँ क्रम से आए वो वंशस्थ छंद होता है। और इसका आप संस्कृत में लक्षण अवश्य याद करें, क्योंकि आपको संस्कृत में ही लक्षण और संस्कृत में ही उदाहरण याद करना है परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा में संस्कृत में ही छंद और अलंकार पूछे जाते हैं लक्षण और उदाहरण के रूप में। तो आपको संस्कृत में अवश्य याद करना है लक्षण, और संस्कृत में ये लक्षण बस इतना ही याद करना है। अगर आपको हिंदी में याद करना तो हिंदी में बहुत सारी बातें याद करनी पड़ेगी, और संस्कृत में क्या होगा ये याद कर लेंगे तो उसी में सारा हमारे वर्णों की संख्या, 4 चरणों की संख्या, चरणों के कुल वर्णों की संख्या, एक चरण के वर्ण की संख्या और गणों का क्रम, ये सभी अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए आप छंद का लक्षण अवश्य याद करें। किसी भी छंद का लक्षण याद करने पर ही हमें पता चलेगा कि किस श्लोक में कौन सा छंद है। तो वंशस्थ का लक्षण है जतौत वंशस्थम उदीरितम जरौ, अर्थात जगण, तगण और जगण, रगण जहाँ हो वहाँ वंशस्थ छंद होता है। लक्षण है, उदाहरण है इसका, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, यदार्यमस्यामभिलाषी में मनः, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। इसकी जगह आप और भी श्लोक याद कर सकते हैं। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से या अन्य पुस्तक से कोई भी उदाहरण मिल सकता है। तो वंशस्थ छंद का कोई अन्य उदाहरण याद करें, और वंशस्थ छंद को ढूंढने के लिए, वंशस्थ छंद का उदाहरण ढूंढने के लिए आप सबसे पहले वर्णों की गिनती करें। एक चरण के वर्णों की संख्या गिन लें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चरण गिन लें। अगर चारों चरणों के वर्णों की संख्या 12 है, फिर उसके बाद उस पर गण बनाएं, क्योंकि 12 वर्णों के और भी समवृत्त हो सकते हैं। और उसके बाद उस पर गण बनाएं। गण बना के आप वो लक्षण याद करें, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें वंशस्थ छंद है या नहीं। यदि ये सारी शर्तें लागू हो रही हैं, सारी नियम लागू हो रहे हैं, तो वो वंशस्थ छंद होगा। कौन से नियम? जगण, तगण, जगन और रगन का क्रम अगर बैठ रहा है तो वो अवश्य वंशस्थ छंद होगा, नहीं तो वो कोई 12 वर्णों का और भी समवृत्त या छंद हो सकता है। तो ये हुआ हमारा वंशस्थ छंद। मेरा आपसे अनुरोध है कि इससे पहले के जो हमने छंद किए हैं, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, उन सबको भी आप अच्छे से याद करें, और वंशस्थ को भी आप लक्षण और उदाहरण सहित याद करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे अगले छंद के साथ।